हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने मैं अपना एक नया वीडियो लाया हूँ। यहाँ पर मेरा एक सीधा सा प्रश्न है जो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और यह जो प्रश्न है आप लोगों के सामने मैं क्यों रखा हूँ, जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो यह बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न है कि हमारा भारत कब विश्व गुरु था और उसका नीचे गिरने यानी कि डाउनफॉल कब शुरू हुआ। तो चलिए हम यहाँ जो ChatGPT है, एक AI ऐप है, वहाँ से हमने इस जानकारी को प्राप्त किया है, वह हम आपको बताना शुरू करते हैं। भारत का विश्व गुरु काल और उसका पतन, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं और इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। भारत का विश्व गुरु काल। भारत प्राचीन काल से ही ज्ञान, दर्शन, विज्ञान और आर्थिक समृद्धि में अग्रणी था। इसे विश्व गुरु इसलिए कहा जाता था क्योंकि आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से उन्नत था और इसका प्रभाव पूरे विश्व में था। प्राचीन भारत, इसको वैदिक और उत्तर वैदिक काल, जो 1500 BCE से 500 BCE के बीच बात करते हैं। इस काल में भारत ने वेदों, उपनिषदों, योग, आयुर्वेद, गणित, खगोल शास्त्र आदि में उन्नति किया। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में ग्रीस, चीन, मंगोलिया, तुर्की और अन्य देशों से छात्र आते थे। दूसरी काल की बात करें, मौर्य और गुप्त काल, जो 300 BCE से 500 C तक, जिसको स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के शासन में भारत अत्यंत शक्तिशाली था। अशोक के धर्म के नीति ने पूरे एशिया को प्रभावित किया। आता है गुप्त काल, 319 से 550 CE को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसमें कला, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और साहित्य में बड़ी प्रगति हुई। तीसरी काल की बात करें, मध्यकाल, जो 600 CE से 1200 CE तक, जिसे शैक्षणिक और आर्थिक समृद्धि के लिए जाना जाता है। इस काल में अद्वैत वेदांत, भक्ति आंदोलन और योग पर नए विचार आए। अरबों और यूरोपियों ने भारतीय गणित यानी शून्य और दशमलव को अपनाया। व्यापारिक रूप से भारत सोने की चिड़िया था और दुनिया की GDP का लगभग 25% योगदान देता था। अब आते हैं, ये तो हमारा जो भारत था, कब जो सोने की चिड़िया कहा जाता था उस समय की बात था। अब हमारे भारत का जो डाउनफॉल, भारत का पतन कब शुरू हुआ, उसका चरण शुरू हुआ था। प्रारंभिक आक्रमण 8वीं और 12वीं शताब्दी। अरबों यानी कि मोहम्मद बिन कासिम 712 CE और तुर्की गजनबी गौरी ने आक्रमण किया। मंदिरों और विश्वविद्यालयों, विशेषकर नालंदा का विनाश किया, जिससे ज्ञान परंपरा को क्षति हुई। दूसरा जो शुरू होता है, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, 1206 से 1857 ईस्वी के बीच में हम बात कर रहे हैं। मुस्लिम शासकों के आगमन से भारत की सांस्कृतिक और प्रशासनिक संरचना पूरी तरीक़ा से बदल गया। हालांकि अकबर जैसे कुछ शासकों ने यहाँ विकास का काम किया, लेकिन अत्यधिक कर यानी टैक्स, दमन, यहाँ पे लोगों को दबाया, धमकाया, उसको अपने शासन में यानी कि उसको अपना गुलाम बना कर रखा और संस्कृति पर आघात किया। हमारे यहाँ का जो कल्चर था, जो हम लोगों के यहाँ पे खाना पीना, पहनावा, जो त्यौहार था, उन सब चीज़ों को उसने अपने हिसाब से बदलने का प्रयास किया। भारत की आर्थिक शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर हुई, लेकिन फिर भी 1600 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा। जो ये काल है, उस समय तक हमारा अर्थव्यवस्था बढ़िया था। किसके शासनकाल तक? अकबर के शासनकाल में हमारा सही था। लेकिन ब्रिटिश शासन आया 1857 से 1947। भारत का सबसे बड़ा पतन होता है यहाँ। प्लासी का युद्ध 1957 के बाद भारत अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया। 18वीं शताब्दी में भारत की वैश्विक GDP में हिस्सेदारी 25% थी, जो 1947 तक कितना प्रतिशत रह गया? 3% रह गया। शिक्षा प्रणाली बदलकर भारतीय ज्ञान परंपरा को कमज़ोर किया। 1857 की क्रांति विफल होने के बाद भारत पूरी तरह से गुलामी में चला गया। रेल, उद्योग और संसाधनों का पूरा दोहन हुआ, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को कमज़ोर हुई। स्वतंत्रता की बात आते हैं। स्वतंत्रता से यानी कि अब तक यानी 2025 तक के बीच में क्या हुई, उसके बारे में बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत को पुनः उठने में संघर्ष करना पड़ा। नेहरूवादी समाजवाद में आर्थिक वृद्धि को धीमा कर दिया। नेहरू जब शासन यहाँ लागू हुआ, उसकी जो समाजवाद का जो सोच था, उसने हमारे जो प्रगति को, आर्थिक वृद्धि को बहुत हद तक गिरा दिया। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने फिर से वृद्धि करनी शुरू की, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से विश्व गुरु बनने से बहुत दूर है।
भारत का पुनरुत्थान और भविष्य। अब हम बात करते हैं भारत का पुनः ऊपर उठना और उसका भविष्य किस प्रकार का है उसके बारे में देखते हैं। 21वीं सदी में भारत पुनः वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, यानी कि हमारा भारत अभी अभी उस पथ पर है, उस रास्ते पर जहाँ से उसको बहुत सारे संघर्ष है उसको पार करते हुए विश्व गुरु के बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, जिसमें अब डिजिटल क्रांति हो गया, आत्मनिर्भर भारत अभियान हो गया और वैश्विक नेतृत्व भारत को विश्व गुरु बनने की ओर ले जा सकते हैं। शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, आध्यात्मिक ज्ञान और आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान देकर भारत फिर से अपने गौरवशाली स्थान को वापस लौटा सकता है। भारत प्राचीन काल में अपने ज्ञान, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के कारण विश्व गुरु था। धीरे धीरे आक्रमणों, औपनिवेशिक शोषण और आंतरिक संघर्षों के कारण यह नीचे गिरा। अब हम अपनी जड़ों को पहचानते और भविष्य के लिए एक सशक्त कदम उठाते हैं। चलिए यहाँ पर एक दो प्रश्न और लेते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए वर्तमान सरकार क्या कोशिश कर रही है और उसका कोशिश कितना हद तक सफल होता हुआ मालूम पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे निकल के आ गया प्रश्न का उत्तर। हम यहाँ पर आप लोग को पढ़कर आप लोग को समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। भारत सरकार वर्तमान में देश को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है। इन प्रयासों और उनकी प्रगति का यहाँ पे संक्षिप्त विवरण है, उसके बारे में। शिक्षा में सुधार। नई शिक्षा नीति नेप जो 2020 सरकार ने शिक्षा प्रणाली को व्यापक परिवर्तन लाने के लिए नेप 2020 लागू है, जिसका उद्देश्य छात्रों को समकालीन कौशल और ज्ञान से लैस करना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार ये सुधार भारत को विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर कर रहे हैं। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भर भारत का अभियान। सरकार विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इस अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों नवाचार को प्रोत्साहित कर, जिससे भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े। विकसित भारत 2047। भारत सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बुनियादी ढांचे का विकास और सामाजिक प्रगति शामिल है। G20 का कहना है। वैश्विक नेतृत्व और कूटनीति। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदारी। भारत संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स आदि में सक्रिय भूमिका निभाकर वैश्विक मुद्दों पर नेतृत्व कर रहा है, जिससे उसकी विश्वसनीयता और प्रभाव बढ़ रहा है। स्वास्थ्य और विज्ञान में उन्नति। वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार। सरकार स्वास्थ्य, जैव प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष अनुसंधान में निवेश बढ़ाकर वैज्ञानिक उन्नति को प्रोत्साहित करे, जिससे भारत इन क्षेत्रों में अग्रणी बन सके। सफलता की वर्तमान स्थिति। इन प्रयासों के परिणाम से भारत विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। शिक्षा प्रणाली में सुधार, आर्थिक विकास की गति और वैश्विक मंचों पर बढ़ती उपस्थिति से संकेत मिलता है कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां जैसे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं का सुलभता और सामाजिक समरसता, जिन पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सारी बातों का निष्कर्ष निकलता है भारत सरकार के प्रयास देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा महत्वपूर्ण है और अब तक की प्रगति सरकार सकारात्मक संकेत देता है। अंतर्राष्ट्रीय जितने संस्था हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया है, उनका भारत के बारे में क्या विचार है, वो भारत को विश्व गुरु बनने के विचार को किस तरह से वो देखते हैं और उनका क्या आंकड़ा है। विश्व स्तर पर जो विभिन्न आंकड़ा निकलता है उसका क्या आकलन है, उसके बारे में बताइए। चलिए यहाँ पे एक और प्रश्न लिए, उसका देखिए क्या उत्तर निकल के आता है, उसके बारे में देखते हैं। कहता है अंतर्राष्ट्रीय संस्था और मीडिया भारत को विश्व गुरु बनने की परिकल्पना को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। कुछ इसे सकारात्मक रूप से देखते हैं और जबकि अन्य इस पर संदेह व्यक्त करते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में पहले बात करते हैं, फिर उसके बाद जो विदेशी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है उसका नकारात्मक दृष्टिकोण क्या है उस पर भी देखेंगे। तो सकारात्मक दृष्टिकोण पर बात करते हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि भारत अपनी सांस्कृतिक धरोहर, आर्थिक विकास और वैश्विक कूटनीति के माध्यम से विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर है। उदाहरण के लिए 2023 में भारत ने पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिससे भारतीय कूटनीति की सफलता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विश्व मंच पर प्रस्तुत करने का अवसर माना गया। ये जो कथन है, ये जो कहा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी फाउंडेशन के तहत कहा गया है।
इसकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात करें, दूसरी ओर कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और विश्लेषक इस धारणा पर प्रश्न उठाते हैं। वे मानते हैं कि विश्व गुरु होने का दावा ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं और यह केवल एक राजनीतिक नारा है। उदाहरण के लिए सत्य हिंदी में प्रकाशित एक लेख में इस बात पर चर्चा की गई कि भारत के विश्व गुरु होने का दावा ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित नहीं है और यह केवल एक मिथक हो सकता है। www.satyahindi.com पे बात लिखा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और मीडिया में भारत के विश्व गुरु बनने की परिकल्पना पर मिश्रित प्रतिक्रिया, कुछ इसे भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति के संदर्भ में सकारात्मक रूप से देखते हैं, जबकि अन्य इसे ऐतिहासिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से संदिग्ध मानते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि भारत अपनी आंतरिक चुनौतियों का समाधान करते हुए विश्व मंच पर अपनी भूमिका को सुदृढ़ करे ताकि विश्व गुरु बनने की दिशा में वास्तविक प्रगति हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी संस्थाएं हैं उसका भारत के बारे में, जो भारत में जो भी आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, भूखमरी, इन सब सारे मुद्दों पर उनका क्या रिपोर्ट है वर्तमान में। आप लोगों के सामने एक और प्रश्न लेकर आया हूँ, चलिए उसके बारे में देखते हैं। वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के साथ भूखमरी की स्थिति निम्नलिखित है। देखते हैं विश्व बैंक सितंबर 2024 में इनका रिपोर्ट क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था वैश्विक चुनौतियों के बावजूद मजबूत वृद्धि कर रही है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत का आर्थिक विकास दर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 7% तक पहुंचने का अनुमान है, जो पहले के 6.6% के अनुमान से अधिक है। यह वृद्धि मुख्यतः बुनियादी ढांचों में सरकारी निवेश और निजी खपत में वृद्धि के कारण हुई है। यह था वर्ल्ड बैंक ग्रुप का रिपोर्ट है। विश्व बैंक फरवरी 2025 में अपना रिपोर्ट क्या दिया उस पर बात करते हैं। भारत का लक्ष्य 2047 तक उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बनना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगले 22 वर्षों में औसत 7.8% की वृद्धि दर आवश्यक होकर रिपोर्टों में सुझाव दिया गया है कि भारत को संरचनात्मक सुधार और निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ये कहना है। सामाजिक प्रगति की बात करें, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो एक संस्था है जिस पर अपना वो रिपोर्ट देते हैं उस पर बात करते हैं। यह सूचकांक भारत के राज्यों और जिलों में सामाजिक प्रगति का व्यापक चित्रण प्रदान करता है। इसमें बुनियादी मानव आवश्यकताओं, कल्याण की नींव और अवसरों तक पहुंच जैसे घटकों का मूल्यांकन किया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ राज्यों ने सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जबकि अन्य को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भूखमरी की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत का स्कोर 27.3 है, जो गंभीर भूख स्तर को दर्शाता है। यह संकेत करता है देश को कुपोषण, भूखमरी की समस्याओं से निपटने के लिए और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हंगर इंडेक्स 2024 का कहना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के रिपोर्टों के अनुसार भारत आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति कर रहा है, लेकिन सामाजिक प्रगति और भूखमरी के मामलों में अभी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ, उन्हीं क्षेत्रों में सुधार के लिए निरंतर प्रयास और नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है। चलिए दोस्तों, आपके इतना ही प्रश्न आज, फिर कभी होगा तो उस पर हम और बात करेंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और आप लोग भी चैट जीपीटी के माध्यम से, एआई के माध्यम से अपनी जानकारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न आए यहाँ पर पूछ कर उसका आप समाधान कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है या राजनीतिक क्षेत्र में आप या किसी भी क्षेत्र में अपने आप को आप जानकारी के लिए अगर आप इधर उधर भाग रहे हैं तो आपको एक